अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें मालूम ये करना है कि ये जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। रेवेन्यू रिसिप्ट याद रखें कि कैपिटल रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। जो पैसा हमारे पास कंपनी में आ रहा है, आइदर इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट और आर रेवेन्यू रिसिप्ट। जो रिसिप्ट, जो पैसा हमारे पास आ रहा है, वो अगर हमारी बैलेंस शीट को अफेक्ट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल रिसिप्ट। क्या कहलाता है? कैपिटल रिसिप्ट। और जिस पैसे के आने की वजह से जिसको रिकॉर्ड किया जाता है वो इनकम स्टेटमेंट में वो रिपोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अ रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी जो पैसा हमारा आएगा उसको अगर हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। और जिस पैसे के आने की वजह से हम उसको इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज टर्म्ड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। अब पहला ऑप्शन हमारा है कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी ओनर ने नया पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया है, तो आप समझ लें कि ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल इज ऑलवेज अ बैलेंस शीट अकाउंट, इसलिए ये बैलेंस शीट को, तो ये क्या होगा? ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। लॉन्ग टर्म बैंक लोन, अब किसी बैंक से अगर हमने लोन लिया है, लॉन्ग टर्म बैंक लोन है, और ये कहाँ पे जाएगा? ये भी हमारा जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा, तो इससे ये भी हमारा क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। अच्छा, प्रोसीड और सेल ऑफ शेल्विंग एट बुक वैल्यू, यानी कुछ शेल्व्स वगैरह इसने लगाई हुई थी और जिसके ऊपर अपना माल वगैरह डिस्प्ले करता था, उसको इसने बेच दिया और बुक वैल्यू पे इसको बेचा। तो जब यानी शेल्विंग वॉज आर फिक्स्ड एसेट, अब फिक्स्ड एसेट्स पे सेल जो है वो बैलेंस शीट में होगा, तो इसलिए इसकी जो प्रोसीड्स होंगी वो भी हमारे बैलेंस शीट के अकाउंट को अफेक्ट करेंगी, इसलिए ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और ये लास्ट वाला जो है, प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ शूज एट लिस्ट प्राइस, यानी शूज जो है ये कंपनी जो है ये शूज जूते बेचती है, और जूतों के सेल से जो इसको पैसे मिलेंगे, जो प्रोसीड्स मिलेंगी, दैट विल अफेक्ट द इनकम स्टेटमेंट, और इसीलिए ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट का है। बाकी तीनों जो है वो कैपिटल रिसिप्ट्स के हैं और वो इनकम बैलेंस शीट को अफेक्ट करेंगे। और लास्ट वाला ऑप्शन, प्रोसीड्स फॉर सेल ऑफ शूज एट लिस्ट प्राइस, ये हमारे इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा, इसलिए इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये काइंडली आप याद रख लें, कैपिटल रिसिप्ट्स की जो वो होती हैं जो कि हमारे बैलेंस शीट को अफेक्ट करती हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जो कि हमारे इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट करती हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये एक इस तरह से है कि एक ऑफिस इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है परचेज किया गया है और उसकी चेक से पेमेंट की गई है। किससे? चेक से पेमेंट की है। तो बताइए कि इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, यानी इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन इज बैंक को हम डेबिट करेंगे और ऑफिस इक्विपमेंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज ऑफिस इक्विपमेंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। थर्ड ऑप्शन इज बैंक को हम डेबिट करेंगे, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन इज परचेजेस को डेबिट करके और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। तो इसमें आप ये देखिए कि हमने क्या चीज़ परचेज की है। दिस इज नेचुरली एक ऑफिस इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, इसको हम ऑफिस इक्विपमेंट में हम रिकॉर्ड करेंगे और इसको हम ओवर द ईयर्स इसको डेप्रिशिएट भी करेंगे। तो ये फिक्स्ड एसेट के तौर पे होगा और ऑफिस इक्विपमेंट को हम डेबिट करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन में ये करेक्ट आ रहा है। और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। बैंक को क्यों क्रेडिट करेंगे? बिकॉज वी आर पेइंग द पर्सन थ्रू आवर चेक।
तो चेक जो है वो बैंक को अफेक्ट करेगा, इसलिए बैंक को हम क्रेडिट करके, क्योंकि बैंक का अकाउंट हमारा डिक्रीज होगा, इस वजह से एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो बाकी इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि परचेजेस का अकाउंट जो यहाँ पे दिया हुआ है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परचेजेस के अकाउंट सबसे ज़्यादा जो गुड्स परचेज की जाती हैं फॉर रीसेल पर्पसेस, गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पसेस, उसके लिए हम परचेजेस का अकाउंट यूज़ करते हैं। ये यूनिवर्सल है, और इस अकाउंट को हम चूँकि बैंक ऑफिस इक्विपमेंट रीसेल पर्पसेस के लिए हमने परचेज नहीं किया, इसलिए हम इसको ऑफिस इक्विपमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। और हाँ, ये हो सकता है कि कंपनी जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट ही बेचती हो, तो उस सूरत में ये परचेजेस में रिकॉर्ड होगा। उस सूरत में जो ये ऑफिस इक्विपमेंट है, जो कंप्यूटर है या कुछ भी है, उस सूरत में परचेजेस का अकाउंट यूज़ होगा और बैंक ऑफिस इक्विपमेंट का यूज़ नहीं होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि उस कंपनी के अंदर वही कंपनी जो यानी ऑफिस इक्विपमेंट का बिजनेस करती है, उसमें कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हों जो कि ऑफिस में इस्तेमाल हो रहे हों, तो उनको हम ऑफिस इक्विपमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, और बाकी जितना भी इक्विपमेंट है जो रीसेल पर्पसेस के लिए हमने रखा हुआ है और शेल्फ के ऊपर डिस्प्ले किया हुआ है, वो उसमें हम परचेजेस को ऐड करेंगे, यानी परचेजेस को हम उस सूरत में डेबिट करेंगे। एम आई क्लियर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, इसमें 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से मालूम ये करना है कि लाइबिलिटी हम किसको कहते हैं, लाइबिलिटी यानी इनमें से लाइबिलिटी कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन इज अमाउंट ओनिंग बाय क्रेडिट कस्टमर्स, यानी जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्होंने जो पैसे हमको अदा करने हैं, या अमाउंट ओनिंग टू क्रेडिट सप्लायर्स, यानी सप्लायर्स जो हमारे जो सामान हमें कंपनी को प्रोवाइड करते हैं उनको जो पैसा कंपनी ने पे करना है, जो कंपनी ने पे करना है, या लॉन्ग टर्म लोन टू एम्प्लॉयज़ को हर कंपनी, अच्छी कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म लोन भी देती है, शॉर्ट टर्म लोन भी देती है, और ये वो है। और एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स, यानी अपनी प्रॉपर्टी का उन्होंने एडवांस टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे किया हुआ है। इनमें से कौन सा हमारा जो है वो लायबिलिटी है? तो साफ जाहिर है कि सेकंड ऑप्शन यानी अमाउंट ओनिंग टू क्रेडिट सप्लायर्स जो है, ये हमारा जो है ये हमारी लायबिलिटी होगी, और इसको हम अकाउंट्स पेबल भी कहेंगे। और बाकी जो है ये 3, ये हमारे क्या होंगे? सबसे पहले अमाउंट ओनिंग बाय क्रेडिट कस्टमर्स, ये जाहिर है कस्टमर्स ने हमें पे करना है, तो ये अकाउंट रिसीवेबल, ये एसेट होगा, दिस इज एसेट, ठीक है जी। ये लायबिलिटी होगी, ये भी एसेट होगा। लॉन्ग टर्म लोन्स टू एम्प्लॉयज, ये एसेट कहलाएगा, और ये भी एसेट कहलाएगा। एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स जो गवर्नमेंट को हमने दिया हुआ है, अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ, और इसको हमने एडवांस पेमेंट की हुई है, साल की है या 4 साल की इकट्ठे दे दी है, तो ये एक हमारा एसेट होगा। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, जो कि हम क्रेडिट कहलाएंगे, लाइबिलिटी कहलाएगी ये, और अपने अकाउंट्स में हम इसको एज अ क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये हमसे मांग रहा है हाउ टू कैलकुलेट परचेजेस। अब ये इनकम स्टेटमेंट में परचेजेस कैलकुलेट करने का तरीका है। अब इन्होंने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो उसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी क्या हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें और ओपनिंग इन्वेंट्री भी माइनस कर दें तो क्या हमें परचेजेस का फिगर मिल जाएगा? एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको मैंने शॉर्ट करके लिख दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स, CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये याद रखिएगा प्लीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री, क्या इससे हमें परचेजेस का फिगर मिल जाएगा?
The third option is cost of goods sold plus closing inventory plus opening inventory, or the last option is cost of goods sold plus closing inventory माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। इसको मैंने ज़रा दूसरे अंदाज में भी लिख लिया है, और मैं आपसे गुजारिश करूं कि जब भी इस किस्म के क्वेश्चन आ जाए तो उसको इस शेप में लिख लें। इस शेप में लिखने तो आपको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। फर्स्ट इज ओपनिंग इन्वेंट्री। हमेशा जो इनकम स्टेटमेंट में ये दिया होता है ओपनिंग इन्वेंट्री सबसे पहले आएगी, उसमें परचेजेस ऐड होती हैं, यानी पूरे साल में जितनी परचेजेस आपने की उन दोनों में ऐड कर लें तो यू विल गेट द फिगर ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी अब ये पूरे साल में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस को अगर आप जमा कर लें, ऐड कर लें, तो यू विल गेट अ टोटल फिगर ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, यानी ये बेचने के लिए आपके पास मौजूद थी। उसमें से अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री जो साल के आखिर में जो इन्वेंट्री आपके पास बच गई है उसमें इस कॉस्ट गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आप माइनस कर दें, लेस कर दें, तो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको मिल जाएगा। अब इसमें अगर हमने सपोजिंगली आपके पास परचेजेस का फिगर नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कर लेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है जी। अब प्लस करने से आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, और इस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से अगर आप ओपनिंग इन्वेंट्री अगर माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द फिगर ऑफ परचेजेस। बहुत आसान है, वेरी। रिपीट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मालूम है, उसमें और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमें मालूम है, तो इन दोनों का ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पूरे साल आपके पास कितनी, यानी बॉटम अप कैलकुलेशन करनी है। सो क्या कहलाती है? बॉटम अप कैलकुलेशन। तो नीचे से इसको ऐड कर, इसको ले, इसको ऐड कर दें तो आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई। अब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, ये फिगर आपके पास दिया हुआ है, अगर इसमें से ये माइनस कर दें तो परचेजेस आपके पास आ जाएगी। इस ऑप्शन में अगर आप देखें तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इसको ऐड कर लिया, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया तो यू विल गेट दी परचेजेस। अब ये फॉर्मूला जो है इससे आप काफी और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सपोजिंगली आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसको इन दोनों का ऐड कर लेंगे, ये हो गया आपके पास, और इसमें से परचेजेस माइनस कर देंगे। क्या? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपके पास आ गया, इसमें से परचेजेस अगर माइनस कर देंगे यू विल गेट दी ओपनिंग इन्वेंट्री। इसी तरीके से अगर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है इसमें से, तो आप क्या करेंगे कि इसको लेंगे और इन दोनों को ये है और ये है, इन दोनों को गुड्स अवेलेबल फॉर सेल प्लस परचेजेस, ठीक है जी, और प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री, इनको ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट दी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन आज का इधर कंप्लीट हो रहा है। ये क्वेश्चन होपफुली आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आपसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ आप इसको खूब अच्छी तरह से समझें, और मुझे कुछ कमेंट्स वगैरह हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने इसमें बताने में कुछ मिस्टेक की है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझा है तो आप मुझे वो कमेंट्स में मिस्टेक मेरी बताएंगे। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने भी मुझे कमेंट्स में वो मिस्टेक ना बताई तो इसका मतलब यह है कि आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ते ही नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्वेश्चन आज जो है इसमें ये पूछा जा रहा है कि कैपिटल अगर ट्रीट कर लिया जाए, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे अगर ट्रीट कर लिया जाए, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के ऊपर क्या फ़र्क आएगा।
सबसे पहले ये समझ लें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मेन इफेक्ट होता है वो बैलेंस शीट पे होता है। किस पे होता है? बैलेंस शीट पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मेन इफेक्ट बैलेंस शीट पे होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो मेन इफेक्ट होता है वो इनकम स्टेटमेंट पे होता है। तो अब आप समझ लें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ट्रीट कर लिया तो जो इफेक्ट आएगा वो इनकम स्टेटमेंट पे ही आएगा। किस पे आएगा जी? इनकम स्टेटमेंट में। अब इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू पे आएगा या कि एक्सपेंसेस पे आएगा, तो चूंकि ये एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंसेस पे उसका इफेक्ट आना चाहिए। अब ये देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बैलेंस शीट विल नॉट बैलेंस, यानी जब अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने गलत ट्रीट किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हमने इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उससे होगा ये कि इनकम स्टेटमेंट के ऊपर इफेक्ट आएगा और इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस विल बी ओवरस्टेटेड, यानी चूंकि एक्सपेंडिचर है तो उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको जो है इसकी वजह से एक्सपेंसेस हमारे जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे, यानी जितने एक्सपेंसेस होने चाहिए उतने रिपोर्ट नहीं होंगे बल्कि ज़्यादा रिपोर्ट हो जाएंगे। और इसी तरह एक्सपेंसेस विल बी अंडरस्टेटेड